हेलो स्टूडेंट्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स में अब हम पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन्स। और मोनो हेलो एल्केन्स में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, एक के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो मोनो हेलो एल्केन्स होते क्या हैं इसके बारे में आपको एक बार और बता देता हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी, आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे। मोनो हेलो एल्केन्स मतलब क्या है? मोनो का मतलब है एक, हेलो मतलब हेलोजन, और एल्केन्स है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और एक हेलोजन जोड़ दूं तो जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम नाम दे देंगे मोनो हेलो एल्केन्स। इन्हें ही हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। मोनो हेलो एल्केन्स को ही हम एल्किल हैलाइड कहते हैं, जिसको RX से डिनोट करेंगे, RX से प्रदर्शित करेंगे। R का मतलब एल्किल और X का मतलब है हैलाइड। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है अपना कैपिटल A, नोमेनक्लेचर, नामकरण। हम एल्किल हैलाइड का नामकरण पढ़ेंगे, इनके जो भी नाम होंगे वो सारे देखते हैं अपन। तो नोमेनक्लेचर में हम हर एक एल्किल हैलाइड के दो नाम लिखेंगे। एक नाम आएगा कॉमन और एक आएगा IUPAC। एक रूढ़ नाम आएगा और एक IUPAC नाम आएगा। रूढ़ नाम में R को एल्किल कहते हैं और X को हैलाइड कहते हैं। तो जो भी एल्किल होगा, मेथिल होगा, एथिल होगा, प्रोपिल होगा, वो लिख देंगे। और जो हैलाइड होगा, क्लोराइड है तो क्लोराइड बोल देंगे, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड बोल देंगे, और वो हो जाएगा कॉमन नेम, मतलब रूढ़ नाम। और IUPAC नाम में हम इनको कहेंगे हेलो एल्केन्स। एक हेलोजन है तो मोनो लगा देंगे, मोनो हेलो एल्केन्स। तो देखते हैं एक का नाम। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें CH3Cl। CH3 एक एल्किल है, छोटा सा मेथिल, और यहाँ जुड़ रहा है Cl मतलब क्लोराइड, तो रूढ़ नाम हो गया इसका मेथिल क्लोराइड। इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम में देखो, इसको हमने क्या कहा था? मेथेन। मेथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक क्लोरो जोड़ दिया, एक हेलो जोड़ा है। हेलो कौन सा जोड़ा? क्लोरो। तो एक क्लोरो जोड़ दिया तो नाम क्या हुआ? क्लोरोमेथेन। इसका नाम IUPAC में क्लोरोमेथेन। पहला जो नाम है ऊपर वाला वो रूढ़ है, कॉमन है, और दूसरा है IUPAC। सेकंड देखते हैं। एक एल्किल मैंने और ले लिया CH3CH2, और ज़रूरी नहीं कि आप Cl लो, आप और कोई सा हैलाइड भी ले सकते हो। जैसे मैंने Br लिख दिया, जिसको ब्रोमाइड कह देंगे अपन। तो यहाँ एल्किल है 2 कार्बन वाला, जिसको एथिल बोल देंगे, और ब्रोमाइड आगे है लिखा हुआ, तो नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड। IUPAC नाम में 2 कार्बन को हम नाम दे देंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो N लगा देंगे, एथेन, मतलब 2 कार्बन का एल्केन लिख दिया मैंने, एथेन। और ब्रोमो दिख रहा है तो ये जो ब्रोमो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब प्रतिस्थापी है, इसको पहले लिखा जाएगा, ये लो ब्रोमो एथेन। तीसरा देखें अपन, CH3CH2CH2Cl। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, जिसमें मैंने 3 ही कार्बन बनाए और आगे Cl जोड़ दिया। 3 कार्बन वाला एल्किल है ये N प्रोपिल। यहाँ ये 3 कार्बन वाला है आइसोप्रोपिल, N प्रोपिल क्लोराइड, N प्रोपिल क्लोराइड। ये जितने भी मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ ये सारे मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। एल्किल वगैरह के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। यहाँ पर ये जो एल्किल है वो है आइसोप्रोपिल, तो लगा दिया आइसोप्रोपिल, और आगे क्लोराइड है, क्लोराइड। IUPAC नाम में हम एक लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करके नंबरिंग उस ओर से कर देते हैं जिधर से इन बेचारे प्रतिस्थापियों को, सब्स्टिट्यूएंट को न्यूनतम नंबर मिले, मिनिमम इनको हमें नंबर देने। तो इधर से नंबर देते आएंगे, तो इसको 1 पर हम नंबर देंगे, इसको 1, और इसको देखें अपन तो 1 2 3 3 कार्बन की तो हमने चेन बना दी। अब नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, ये Cl तो 2 पर ही होगा। 3 कार्बन को प्रोपेन कह देंगे, 1 पर क्लोरो है, तो इसका IUPAC नाम हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन, और इसका IUPAC नाम 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर? और देखते हैं 4 के बाद 5वां एग्जाम्पल में ये बनाता हूँ एक
इसमें आप कार्बन गिनो पहले कितने हैं, 4 कार्बन है और एक क्लोराइड भी है। तो ये जो 4 कार्बन वाला एल्किल है, पहले आप इसका नाम बोलो। 4 कार्बन वाले एल्किल का नाम होता है ब्यूटिल। अब ये कौन सा ब्यूटिल है, इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, आइसो। तो नाम हो गया इसका आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम में सबसे पहला जो रूल है आईयूपीएसी का, जो नियम है वो है लॉन्ग चेन कार्बन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। ये लो 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, और 3 कार्बन की अगर आप ये चेन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट 2 बचेंगे, एक तो ये क्लोरो बचेगा और एक ये मेथिल बचेगा। तो 3 कार्बन की मैंने ये चेन ले ली, नंबरिंग कर दी। अब 3 कार्बन को तो मैं नाम दे दूंगा प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है बीच में कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए प्रोपेन कह देंगे। और 1 पर क्लोरो है और 2 पर मेथिल है, तो पहले क्लोरो लिखें या मेथिल लिखें, अल्फाबेटिकली जमा दो इनको। तो पहले क्लोरो लिखा जाएगा क्योंकि क्लोरो सी से स्टार्ट होता है और मेथिल एम से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली सी पहले आता है। तो 1 क्लोरो, पोजिशन भी लिखोगे 1 क्लोरो, ये लो, और 2 पर है मेथिल, तो इसका कंप्लीट नेम हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। एक और देखते हैं अपन एग्जाम्पल, जिसमें मैं कार्बन तो 4 ही बनाऊंगा लेकिन स्ट्रक्चर कुछ अलग हो गई। इसमें भी कार्बन 4 ही हैं लेकिन इसके स्ट्रक्चर कुछ अलग है। तो यहाँ 4 कार्बन वाला एल्किल कौन सा हुआ, ये हो गया ब्यूटिल। लेकिन कौन सा ब्यूटिल है, ये टर्शरी ब्यूटिल, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 3 डिग्री कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। तो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम में ये लो 3 कार्बन की चेन ले ली, 3 कार्बन को मैंने कह दिया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, और 2 पर क्लोरो भी है और मेथिल भी है, तो पहले आपको क्लोरो लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली, 2 क्लोरो 2 मेथिल, ये लो, ये तो क्लोरो ये मेथिल, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर, 6 नाम हो गए। कुछ और नाम देखते हैं अपन। 7वां, जिसमें मैं कार्बन 5 बनाऊंगा और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ये होगी। पहले आप ये बताओ 5 कार्बन वाले एल्किल को क्या कहते हैं। 5 कार्बन वाले एल्किल का नाम है पेंटिल। अब ये कौन सा पेंटिल है, जिसमें ये 4 डिग्री कार्बन है, ये नियो पेंटिल है। नियो पेंटिल, आगे मैंने ब्रोमाइड जोड़ दिया तो ब्रोमाइड लगा दोगे, नाम हो गया इसका नियो पेंटिल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नेम में लॉन्ग कार्बन चेन लो, आप 3 कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लो और नंबरिंग उस साइड से कर लो जिधर से इन सब्स्टिट्यूएंट को न्यूनतम अंक मिले, न्यूनतम नंबर मिले। तो यहाँ 1 पे ब्रोमो है और 2 पर 2 मेथिल है। तो 3 कार्बन की जो आपने चेन सेलेक्ट की है, पहले उसका रूट नेम लिख दो, मतलब उसका जनक नाम लिख दो, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। और 1 पर ब्रोमो और ये 2 पर 2 मेथिल है, तो पहले ब्रोमो लिखें या फिर मेथिल लिखें। अल्फाबेटिकली ब्रोमो का बी पहले आता है, मेथिल के एम से, तो पहले आपको ब्रोमो लिखना पड़ेगा। तो 1 ब्रोमो, 2 पर 2 मेथिल है तो 2 डाई मेथिल, पूरा नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। क्लियर। 7 नाम के बाद एक आध हम कुछ डबल बॉन्ड वाले भी नाम देख लेते हैं। हालांकि हम मोनोहेलो एल्केन्स मतलब एल्किल हैलाइड के ही रूट और आईयूपीएसी नाम देख रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं जो एल्किल हैलाइड तो नहीं होंगे क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड होगा। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। पिछले वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया था। ये क्या है, ये एलाइलिक है, एलाइलिक हैलाइड है। ये एलाइलिक बोल दो या एलिलिक बोल दो। तो एलाइलिक हैलाइड का एक सिंपल एग्जांपल, इसी को हम एलिल बोलेंगे जिसमें एक डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पर हेलोजन है। तो नाम क्या हो गया इसका, एलिल और क्लोराइड, एलिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम में क्या करें, एक लॉन्ग कार्बन चेन लो, तो आप
3 कार्बन की आपने चेन ले ली, सेलेक्ट कर ली। अब इसको नंबरिंग किधर से करें, डबल बॉन्ड की साइड से करें या इसे सब्स्टिट्यूएंट की साइड से करें। मतलब एक तो प्रतिस्थापी है और एक डबल बॉन्ड है, तो किसको मिनिमम, मतलब मैं कहूँ किसको न्यूनतम नंबर देने हैं आपको, तो डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक जाएगा। तो आप नंबरिंग इधर से कर दो। तो 3 कार्बन को हम नाम दे देंगे प्रोप, डबल बॉन्ड है इन लगा दिया प्रोपीन, और 3 पर क्लोरो है तो इसका IUPAC नाम हो गया 3 क्लोरो प्रोपीन। एक नाम और देख लेते हैं, 9वां, ये बेंजीन है, लेकिन मैंने हेलोजन जो है वो बेंजीन के कार्बन से नहीं जोड़ा। बेंजीन का जो अगला कार्बन है एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ रहा है, इसको हमने बेंजिलिक कार्बन कहा था। तो ये बेंजिलिक हैलाइड का एक एग्जाम्पल है जिसको मैं बेंजिल, ये बेंजिल है, ये क्लोराइड है, तो बेंजिल क्लोराइड कह दूंगा, बेंजिल क्लोराइड। और IUPAC नाम में पहले ये बताओ कि इसका IUPAC नेम क्या है। CH3Cl का नाम मैंने लिखा था क्लोरोमेथेन, एक कार्बन था क्लोरोमेथेन, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटाया और ये फेनिल और जोड़ दिया। इसको फेनिल कहते हैं भाई, PHENYL, फिनाइल या फेनिल। तो फेनिल P से स्टार्ट होता है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और ये क्लोरो है, ये C से स्टार्ट होता है, तो पहले क्लोरो लिखा जाएगा, उसके बाद फेनिल लिखा जाएगा, और फिर एक कार्बन का जो रूट नेम है मेथेन है वो कह देंगे। तो नाम हो गया इसका पूरा क्लोरो फेनिल और मेथेन, क्लोरोफेनिल मेथेन इसका IUPAC नेम हो गया। तो ये मैंने कुछ आपको नोमेनक्लेचर में एल्किल हैलाइड के नाम जनरली बताए और एक आध ये एग्जाम्पल अलग से और बता दिए। अब हम इसमें एक क्वेश्चन करते हैं कि मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसका आपको IUPAC नाम लिखना है। तो राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड या फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो कुछ मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसका आपको IUPAC नाम बताना है। जैसे बीच में डबल बॉन्ड बनाया है मैंने और इधर एक Br भी जोड़ा है, यहाँ मैं HH और CH3 यहाँ लगा देता हूँ, ये जोड़ा है। इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो पहले ये देखो, यहाँ ये भी कार्बन है, ये वाले, ये सब कार्बन है, जितने कॉर्नर हैं वो सब कार्बन है, जहाँ जहाँ ये पॉइंट है ना, ये सब कार्बन होंगे, और जगह मैंने CH3H या Br कुछ ना कुछ जोड़ रखा है। अब IUPAC नेम में हम कहते हैं कि सबसे लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन करो। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो कार्बन चेन है वो ले ली मैंने। क्यों? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन हो गए। अब नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग उस साइड से करो जिधर से डबल बॉन्ड को न्यूनतम नंबर मिले, मिनिमम नंबर मिले। तो किधर से दोगे आप? 1 2 3, मतलब डबल बॉन्ड को 2 और 3 मिला, इधर से दे दो। और ये इस सब्स्टिट्यूएंट को 4 मिला, ये नंबर अगर 1 दे इधर से, 1 2 3 4 हो गया। तो डबल बॉन्ड को तो 2 और 3 के बीच में हमने जगह दी है, और सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला है 4। और अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता, मैं अगर इस कार्बन चेन में नंबर यहाँ से देता 1 2 3 एंड 4, तो डबल बॉन्ड तो अभी भी 2 और 3 के बीच ही है। कहने का मतलब डबल बॉन्ड की ओर से तो मतलब नंबरिंग इधर से करो चाहे नंबरिंग इधर से करो, डबल बॉन्ड को तो बराबर मिल रहा है, 2 और 3 के बीच है। लेकिन फिर इस सब्स्टिट्यूएंट को देखो ना, अगर आप इधर से नंबर देते तो इसको 4 मिलता, और इधर से आपने नंबर दिया तो इसको 1 मिल गया। तो इसको भी हमें न्यूनतम अंक देना है। तो 1 पे ब्रोमो हो गया, नाम क्या हुआ इसका? 1 ब्रोमो, ये लो। और कार्बन हो गए 4 ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 इन, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच है, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं। और डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देते हुए मतलब 2 पर मानेंगे, तो नाम हो गया 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। एक स्ट्रक्चर में और बना रहा हूँ कुछ ऐसी ही, CH3, जिसमें मैंने फिर एक डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर भी मैंने एक CH3 लगा दिया, ये लो। इसमें भी वही सबसे पहला रूल है, लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे आप।
5 कार्बन हो गए क्योंकि यहाँ एक CH3 और लग रहा है। लेकिन नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग आप उस साइड से करो जिधर से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच, और इधर से देते तो 1 2 3 एंड 4 मतलब डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच आता। तो ये नंबरिंग सही होगी भाई अपनी। 5 कार्बन को हम क्या नाम दे देंगे बताओ? टोटल कार्बन 5 है, पेंट, और डबल बॉन्ड 2 पर है, 2 इन, पेंट 2 इन। अब क्या बच गया? इसके अलावा क्या बच रहा है? ब्रोमो, और वो 4 पर जुड़ रहा है, तो ये हो गया 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ठीक है। नोमेनक्लेचर अपन ने पूरा पढ़ लिया इसका, एल्किल हैलाइड का, जो इसके मेन जो नाम थे वो सारे पढ़ लिए अपन ने। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से और कर सकते हो। सेकंड टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे अपन नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन मोनोहेलो एल्केन्स। मतलब एल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, वो पढ़ते हैं। तो देखो, एक हेलो एल्केन का मैंने एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे CH3 और यहाँ कोई हेलोजन है, X है, मतलब F है, Cl है, Br है या I है। तो कार्बन और हेलोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है उसकी नेचर हमें समझनी है यहाँ पर। तो कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा होती है? हमने 11th में जो चैप्टर है अपना पीरियोडिक टेबल का, उसमें ये जो विद्युत ऋणता है इसके बारे में पूरा पढ़ के आए हैं। तो विद्युत ऋणता होती क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर कोई 2 एटम्स के बीच बना हुआ है, सहसंयोजक बंध बना हुआ है, तो उस सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक एलिमेंट की तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब इन दोनों में से एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और वो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की ज़्यादा होती है हमेशा। तो हेलोजन की ज़्यादा होगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी हेलोजन ही खींचेगा, और अगर हेलोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो हेलोजन पे चार्ज आ जाएगा डेल नेगेटिव, मतलब पार्शियली नेगेटिव, आंशिक ऋणावेश, और कार्बन पर चार्ज आ जाएगा आंशिक धनावेश, पार्शियली पॉजिटिव। डेल ये जो बनाए इसका मतलब है आंशिक, पार्शियली। तो हेलो एल्केन में हेलोजन एवं कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, इसलिए हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचेगा और चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव बन गए। इसका मतलब हेलो एल्केन में कार्बन एवं हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलार नेचर का है, ध्रुवीय प्रकृति का है। ये क्लियर? ये ध्रुवीय प्रकृति का सहसंयोजक बंध है क्योंकि प्लस माइनस इसमें बन गए। यहाँ पर मैं x की वैल्यू कुछ अलग रख के बताता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले रखी F, उसके बाद में Cl, उसके बाद में Br, और एक हेलोजन और बच गया I। ये एल्किल मैंने बराबर रखा है, हेलोजन अलग अलग कर दिए। तो सबसे ज़्यादा पोलार नेचर किस में होगी, सबसे ज़्यादा ध्रुवीय प्रकृति किस में होगी? इस CF में या CCl में या CBr में या CI में? तो भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स है, सब में कार्बन आ रहा है, और कार्बन की विद्युत ऋणता होती है 2.5, वो फिक्स हो गई। लेकिन हेलोजन जो है उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, और कितनी होती है? 4, मतलब 4। तो विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा F की है इनमें, इसलिए ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव पॉजिटिव बनेंगे, और हम कह देंगे इसमें ध्रुवीय प्रकृति सबसे ज़्यादा होगी। और नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इसलिए खींचेंगे तो सही इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन उतनी प्रबलता से नहीं खींच पाएंगे जितनी प्रबलता से ये F खींचता है। तो बताओ, ऊपर से नीचे जाने पर CX बॉन्ड, ये C और F या CCl या CBr और CI, ये जो बॉन्ड है उनकी ध्रुवीय प्रकृति बढ़ी या घटी? घटती जाएगी। CX बॉन्ड की जो पोलार नेचर है, ध्रुवीय प्रकृति है या ध्रुवीय गुण है, वो नीचे जाने पर डिक्रीज होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। दूसरी बात,
हेलोजन एटम देखो आप FCl Br और I में सबसे बड़ा हेलोजन कौन सा होता है? ये वाला, क्योंकि एक ग्रुप में अगर अपन ऊपर से नीचे चलते हैं तो नॉर्मल ये कहते हैं कि साइज बढ़ती जाती है, तो हेलोजन का आकार बढ़ता जाएगा। तो दूसरी बात मैं ये लिख देता हूँ कि X एटम, X परमाणु की जो साइज है वो नीचे जाने पर बढ़ती जाएगी। भाई कार्बन जो है, ये परमाणु कार्बन एटम है ना, उनका जो साइज है वो तो सेम है, लेकिन हेलोजनों की साइज अलग अलग आ रही है। तो ये फ्लोरीन की साइज बनाई, ये मैंने क्लोरीन की साइज बनाई, ये ब्रोमीन की साइज बनाई और ये आयोडीन की साइज बनाई। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ ये होती है कि दो जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। तो बताओ सबसे बड़ा बंध कौन सा है? ये वाला या नीचे वाला? ये वाला। इसका मतलब CF बंध सबसे छोटा है और CI बंध सबसे बड़ा है। ये बॉन्ड सबसे बड़ा है, मतलब नीचे जाने पर CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती गई, CX बंध लंबाई बढ़ती जाएगी। तो बड़ा बंध ये है, और अगर बंध ये बड़ा है तो ये इजीली टूटेगा। इस बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज़्यादा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। तो हम कह देते हैं नीचे जाने पर CX बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती, क्योंकि ये तो इजीली टूट रहा है, इसका मतलब इस बॉन्ड की जो मजबूती है वो बहुत ही कम है, इस बॉन्ड की मजबूती सबसे ज़्यादा है। तो CX बॉन्ड स्ट्रेंथ नीचे जाने पर डिक्रीज होती जाती है। क्लियर? तो ये सारी बातें अपन नेचर ऑफ CX बॉन्ड में पढ़ लेते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में भी आप समझ सकते हो कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, बंध ऊर्जा कह देते हैं, बंध एंथैल्पी कह देते हैं। तो बताइए किस बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी? ऊपर वाले को, क्योंकि बंध छोटा है, मजबूती ज़्यादा है इसकी। तो बॉन्ड एनर्जी या मैं कहूँ बॉन्ड एंथैल्पी इसकी सबसे ज़्यादा होगी और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी। तो CX बॉन्ड एंथैल्पी नीचे जाने पर डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये अपन ने सेकंड टॉपिक भी पढ़ लिया, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। इसमें केवल इतना याद रखना है अपने को कि हेलो एल्केन में कार्बन एवं हेलोजन के बीच में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होने के कारण बॉन्ड के जो सह संयोजक जो बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन हेलोजन खींच लेता है और चार्ज आ जाता है इन पर, एक्स पे नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, वो है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की सामान्य विधियाँ। हेलो एल्केन को बनाएंगे, एल्किल हैलाइड को बनाने की कुछ सामान्य विधियाँ हैं। और एल्किल हैलाइड को बनाने की सामान्य विधियों में सबसे पहली विधि जो है वो है एल्केन से, फ्रॉम एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं मेथेन एथेन, उनसे बनाएंगे अपन। कैसे बनाएंगे भाई? एल्केन में से हाइड्रोजन हटाना है और हेलोजन जोड़ना है, तो मैं इसको कह सकता हूँ हेलोजिनेशन, बाई हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, इसको हम हेलोजनीकरण कह देते हैं, मतलब हेलोजन का जुड़ना। कैसे जुड़ेगा हेलोजन? तो एक रिएक्शन देखते हैं इसकी, उसके बाद में इसकी और डिटेल पढ़ेंगे। एल्केन, एल्केन मैंने CH4 ले लिया, मेथेन, और मेथेन में मैंने क्लोरीन डाल दी, हेलोजन के रूप में मैंने क्लोरीन ले ली। क्लोरीन ली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में जब आप किसी एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाओगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ क्या होगा? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब जानते हैं, इसमें से कुछ हटेगा और कुछ जुड़ भी जाएगा। तो हाइड्रोजन हटेगा और Cl जुड़ेगा, एक H और एक Cl निकल गया और प्रोडक्ट बन गया CH3Cl। इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये बन गया मेथिल क्लोराइड या मैं कहूँ क्लोरोमेथेन। अगर इस रिएक्शन में मैं क्लोरीन खूब सारा डाल दूंगा, एक्सेस ले लूँगा, अधिकता में क्लोरीन डाल देता हूँ, तो फिर से ये रिएक्शन होगी प्रकाश की उपस्थिति में, H और Cl फिर निकल जाएगा, एक Cl फिर जुड़ जाएगा, तो बना प्रोडक्ट ये डाइक्लोरोमेथेन। अगर क्लोरीन एक्सेस है, खूब सारा डाल रखा है, तो फिर रिएक्शन करेगा, H और Cl फिर निकलेगा, एक Cl फिर जुड़ेगा, इसको हम कह देंगे ट्राइक्लोरोमेथेन।
एक बार और H बचा हुआ है तो क्यों ना मैं HCl एक बार और निकाल दूं, तो क्लोरीन और प्रकाश ले लिया, H और Cl ये बाहर निकल गया, एक Cl और जुड़ गया, तो प्रोडक्ट बना फाइनल CCl4। कुल मिला के मैं एक बात ये बोल सकता हूँ कि इस हेलोजिनेशन में अगर आप हेलोजन की मात्रा खूब सारी ले लेते हो तो ये हेलोजिनेशन बार बार होता रहेगा और हमें मोनो डाई ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम है। तो अगर आप 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन से बनी हुई ये स्ट्रक्चर लेते हो और फिर इसका आप क्लोरीनीकरण करवा देते हो, मोनोक्लोरीनीकरण करवा देते हो, मतलब एक Cl जोड़ते हो प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखें कितने प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहला आप हाइड्रोजन यहाँ से उठाओ, इस जगह से अगर आप हाइड्रोजन इस कार्बन से उठाते हो ये लो, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन उठाओ एक Cl जोड़ दो। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ से हाइड्रोजन उठाओ और एक Cl जोड़ दो। तीसरा ये हो सकता है कि इस कार्बन से हाइड्रोजन उठाओ और एक Cl जोड़ दो। चौथा ये हो सकता है कि इन दोनों CH3 में से किसी एक CH3 से H हटा लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो हम यहाँ से उठा लेंगे ये लो और एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो कितने प्रोडक्ट बन गए? 4। मतलब 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन से बनी हुई ये स्ट्रक्चर अगर आप लेते हो और उसका फोटोकेमिकल मोनोक्लोरीनेशन करवाते हो तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे 4। करवाते हैं इसका फोटोकेमिकल मोनोक्लोरीनेशन, ये लो, यहाँ से H हटाओ Cl जोड़ो, बाकी स्ट्रक्चर जैसी है वैसे लिख रहा हूँ मैं। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट हमें मिल गया, यहाँ जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन। दूसरा यहाँ जोड़ो इस जगह, तो एक प्रोडक्ट ये मिल गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया Cl जोड़ा। तीसरा यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ और Cl जोड़ो, तो एक प्रोडक्ट ये भी मिल गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ Cl जोड़ो। और चौथा इन दोनों में से किसी एक से हटा लो, जैसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इधर में प्रोडक्ट, इससे एक H हटाकर Cl जोड़ रहा हूँ, तो Cl और क्या बच गया यहाँ CH2, बाकी जैसा है वैसा लिख देता हूँ CH2 CH3, ये लो। तो प्रोडक्ट कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन से बनी हुई ये स्ट्रक्चर अगर आप लेते हो और उसका फोटोकेमिकल मोनोक्लोरीनेशन करवाते हो तो हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, नया क्वेश्चन, कि इसी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन से एक स्ट्रक्चर और बनती है, वो अगर आप यहाँ लेते हो और उसका भी आप फोटोकेमिकल मोनोक्लोरीनेशन करवा देते हो, प्रकाश रासायनिक मोनोक्लोरीनीकरण करवा देते हो, तो हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, केवल एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो वो कौन सी स्ट्रक्चर है देखते हैं। 5 कार्बन येलो और हाइड्रोजन 12, इसमें भी गिन सकते हो आप, टोटल कार्बन 5 है, हाइड्रोजन है 12। पेंटेन है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। IUPAC नाम में 3 कार्बन की चेन ले ली, प्रोपेन, और 2 पर 2 मेथिल है, तो IUPAC नेम हो गया इसका 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। ये बोल दो, नाम अलग अलग सिस्टम में है, अलग अलग पद्धतियों में है, चाहे नियोपेंटेन बोलो चाहे 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन बोलो, बात तो ये रहेगी कि ये स्ट्रक्चर है। तो इसका अगर आप फोटोकेमिकल मोनोक्लोरीनेशन करवाते हो तो हमें केवल एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि चारों CH3 इक्वल है, एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन इनमें से किसी भी जगह से हटाकर एक Cl जोड़ दो। मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ और एक हेलोजन Cl जोड़ रहा हूँ, जैसे ये था, यहाँ से हटा दिया मैंने एक हाइड्रोजन और एक ये जोड़ दिया Cl, तो केवल एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैंने इसी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन से 3 स्ट्रक्चर बनाई और उन तीनों का मैंने फोटोकेमिकल मोनोक्लोरीनेशन करवाया और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना दिए। एन पेंटेन से 3 प्रोडक्ट, आइसोपेंटेन से 4 और नियोपेंटेन से केवल 1 प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो बनाने की जो फर्स्ट मेथड था, विधि थी, ये कंप्लीट हो गई। एल्केन से हमने बना लिया एल्किल हैलाइड। तो सेकंड, दूसरी जो विधि है वो है फ्रॉम एल्कीन, मतलब एल्कीन लेंगे भाई, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाली,
तो डबल बॉन्ड वाली जो एल्कीन है उसका हम क्या करें जिससे कि एल्किल हैलाइड हमें मिल जाए। हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ बाय द रिएक्शंस ऑफ HX। अगर HX के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, हाइड्रोजन हैलाइड है ये, तो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन अगर आप एल्किन से कराते हो तो हमें एल्किल हैलाइड मिलेगा। अब HX कौन कौन से होते हैं? HX होते हैं HF, HCl, HBr और HI। ये हाइड्रोजन हैलाइड है और ये हैलोजन है। फर्क है दोनों में। अगर मैं ये पूछूं कि बताओ इनमें मोर रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है हैलोजनों में, तो वो है फ्लोरीन। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि इन हाइड्रोजन हैलाइडों में बताइए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मोर रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? HI। और इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। हैलोजनों में सबसे बड़ा जो साइज है वो I का होता है। अगर आयोडीन एटम की साइज बड़ी होगी तो H और I के बीच का जो बॉन्ड है वो बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बंध की लंबाई ज़्यादा होगी, तो ये इजीली टूटेगा। ये बॉन्ड इजीली टूटता है, इसलिए मैं कह देता हूँ ये मोर रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो मैं एल्कीन की रिएक्शन इनके साथ करवाऊंगा, HX के साथ करवाता हूँ। एल्कीन में मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया और वो है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन कहते हैं इसको, येलो। और इसकी रिएक्शन मैंने HX के साथ करवा दी। HX में मैंने एग्जाम्पल ले लिया जैसे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड से अगर मैं एथीन की रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होगा? डबल बॉन्ड जहाँ दिख रहा है उन कार्बनों पर आपको ये हाइड्रोजन और हेलोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन और हेलोजन जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं इस रिएक्शन को बोल सकता हूँ हाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हेलोजन जुड़ रहा है। तो क्या बोलूँगा इसको? हाइड्रो हेलोजिनेशन, या हिंदी में हम इसको हाइड्रो हेलोजनीकरण ये नाम दे देते हैं। H मैंने यहाँ जोड़ दिया, जैसे Cl यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बना प्रोडक्ट? CH3CH2Cl। दोबारा देख लो, H यहाँ जोड़ा CH3 बन गया और Cl को यहाँ जोड़ दिया CH2Cl। ये रहा। अब मैं बीच में यहाँ डबल बॉन्ड थोड़े लगाऊंगा। अरे भाई, संयोजकता नाम की भी तो चीज़ होती है। कार्बन की जो वैलेंसीज थी वो 4 होती है। अगर आप बीच में डबल बॉन्ड ही रखोगे तो संयोजकता तो इसकी 5 हो जाएगी। कार्बन की संयोजकता हमें 4 ही रखनी है। एडिशन हो रहा है तो एक डबल बॉन्ड टूटा और कुछ सिंगल बॉन्ड बन गए, सिग्मा बॉन्ड बन गए और प्रोडक्ट बन गया CH3CH2Cl। एक एल्कीन में और ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये एल्कीन ले ली, ये लो, या चलो एक एल्कीन और 3 कार्बन की प्रोपीन, और इनकी रिएक्शन में HCl या HBr इनके साथ करवा देता हूँ। क्या होगा? कहाँ जुड़ेगा? ये वाली एल्कीन और ये वाली एल्कीन में कुछ फर्क है। ये सिमेट्रिक है भी, सममित एल्कीन है, क्योंकि हम इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। दोनों जगह बराबर बराबर हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। हाइड्रोजन जितने इधर हैं उतने उस कार्बन पर भी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड वाले कार्बनों में देखो, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और इससे केवल क्या, एक भी नहीं जुड़ रहा। और यहाँ देखें, इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें 1 हाइड्रोजन है। तो फिर H और Cl में किसका जुड़ाव कहाँ होगा? मैं कहूँ H को मैं यहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ, या फिर H को यहाँ जोड़ सकता हूँ, या फिर मैं कहूँ Cl को यहाँ जोड़ूँ, हो सकता है Cl यहाँ पर भी जुड़ जाए। तो प्रोडक्ट 2 टाइप के बनेंगे। मैं Cl को यहाँ जोड़ूँ या फिर यहाँ जोड़ूँ, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। उनमें से मेजर कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट की जो बात है वो हम एक रूल से करेंगे और उस रूल का नाम है मार्कोनी-कॉव्स रूल, मार्कोनी-कॉफ नियम। क्या कहते हैं इसको? मार्कोनी-कॉफ नियम। मार्कोनी-कॉव्स रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शंस होगी। तो मार्कोनी-कॉव्स रूल क्या है? यदि किसी एसिमेट्रिक एल्कीन या एल्काइन, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाली, यदि किसी असममित एल्कीन या एल्काइन पर अभिकर्मक अटैक करता है तो उस अभिकर्मक का, या मैं कहूँ उस रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बनों में हाइड्रोजन जहाँ कम है
या है ही नहीं बिल्कुल, वहाँ नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा इस रिएजेंट का। तो अब नेगेटिव पार्ट कौन सा है? H और Cl में H पे प्लस होता है और Cl पर माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता के आधार पर अपन ने ये देख लिया। H Br में भी ऐसा ही है, Br पर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव। तो बताइए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होगा? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो इस नेगेटिव पार्ट को Cl को यहाँ जोड़ो, H यहाँ जुड़ जाएगा। इसमें देखो Br माइनस है तो इस Br को यहाँ जोड़ दो क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एक ही है, और इस H को यहाँ जोड़ दो। तो पहले इसका देखते हैं, देखें प्रोडक्ट क्या बना। ये लो, मैंने Cl जोड़ दिया बीच वाले कार्बन पे, H को यहाँ जोड़ दिया, और डबल बॉन्ड अब इसमें नहीं है भाई। इसमें देखो Br है, इसको बीच वाले पे जोड़ा है, CH3 CH, और ये Br बीच वाले पे जुड़ गया क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम है, H यहाँ जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। यहाँ एल्कीन पर मैंने HX का योग करवाया है, एडिशन करवाया है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब ये क्या वाला है, इसकी मैकेनिज्म भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले इसके नाम का जो मीनिंग है, नाम का जो मतलब है वो समझ लेते हैं अपन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, एडिशन मतलब जुड़ाव, योग अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करे। रिएजेंट टू टाइप के होते हैं, एक होता है जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करता है और एक वो होता है जो न्यूक्लियस से स्नेह करता है। जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करेगा उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल, और जो न्यूक्लियस मतलब नाभिक मतलब धनावेश उससे स्नेह करेगा उसको हम बोल देंगे नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रॉनों से स्नेह कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है वही तो करेगा स्नेह। तो मैं कहूँ जैसे H और Cl में बताओ इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है? तो देखो जिस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए वो इलेक्ट्रोफिल पार्ट होगा, मतलब H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। मैं यहाँ पर अब ले रहा हूँ एक एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन ले लिया मैंने ये वाला, और HCl का एडिशन करवाया। अगर HCl का योग करवाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो है वो सबसे पहले जुड़ेगा, लेकिन कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन पर या इस कार्बन पे? तो ये डिसाइड करता है ये CH3 का जो इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेलता है। ये जो सह संयोजक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएंगे, सह संयोजक बंध के सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव वाला समूह है, धक्का लगाने वाला असर रखता है ये। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, इन दोनों में से भी एक सिग्मा है तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ आंशिक ऋणावेश और यहाँ आंशिक धनावेश बन गया, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव बन गया। अब जैसे ही H प्लस आएगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरे उछल के इधर चले गए, क्योंकि नेगेटिव पार्ट उधर ही जा रहा है, तो नेगेटिव पूरा और पॉजिटिव पूरा बन गया। जब ये एक पाई बॉन्ड पूरा टूटेगा तो अब H प्लस कहाँ जुड़ेगा ये बताओ? पॉजिटिव पार्ट किससे जुड़ता है? नेगेटिव से। तो ये H प्लस जुड़ेगा इस CH2 माइनस से। तो पहले एडिशन किसका हुआ? पहले जुड़ाव किसका हुआ? इस इलेक्ट्रोफाइल का हुआ, इलेक्ट्रॉन स्नेही का हुआ। इसलिए रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। तो यहाँ पर H प्लस इसमें जुड़ा, CH3 CH CH3 और प्लस, और बच गया एक Cl माइनस, इसको अभी यूज में लेंगे। उससे पहले देखो इंटरमीडिएट क्या बन गया? इंटरमीडिएट बना है कार्बोकेटायन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको कार्ब धनायन बोल सकता हूँ या कार्बोकेटायन बोल सकता हूँ। तो इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, वो बनता है कार्बोकेटायन। और आप ये भी बता सकते हो कि इसमें कार्बोकेटायन कितने डिग्री बना है। पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन देखो, ये कार्बन दो कार्बन के बीच है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब सेकंड स्टेप में ये जो बचा हुआ Cl माइनस है वो Cl माइनस इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर लेगा और प्रोडक्ट बना देगा अपना 2 क्लोरोप्रोपेन। 1 2 3
2 पर क्लोरो है। अब आप देखो प्रोडक्ट में नेगेटिव पार्ट वाला मतलब Cl माइनस जो था वो कहाँ जुड़ा, वहाँ जुड़ा जहाँ हाइड्रोजन कम थे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। तो यहाँ हम प्रोडक्ट बनने के बाद में देख सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट की अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ रहा है, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग जुड़ रहा है या उसके अपोजिट जुड़ गया। तो यहाँ जो जुड़ाव होगा वो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शंस HBr से करवाता इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मैंने यहां पर क्या ले लिया, कोई पेरोक्साइड डाल दिया, प्रेजेंस ले ली इसकी मैंने, और HBr का एडिशन करवाया, HCl का नहीं HBr का साथ साथ ले लिए मैंने, तो फिर ये जो Br है वो इस बीच वाले कार्बन से ना जुड़कर इस कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर प्रेजेंस किसकी है, पेरोक्साइड की है। अब ये क्या वाला है भाई, ये कैसे हो गया, यहां पर तो कोई अपोजिट इफेक्ट लग रहा है, यहां तो मार्कोनिकॉव्स रूल लग रहा था, पूरी रिएक्शन करवा दी, लेकिन यहां ऐसा क्या हुआ, अभी पेरोक्साइड डाल दिया तो ऐसा क्या हो गया कि Br फिर बीच वाले पे ना जुड़कर इस पहले कार्बन पे जुड़ गया और H यहां जुड़ गया। अरे भाई पेरोक्साइड अगर आप डाल दोगे तो रिएक्शन की जो नेचर है वो ही चेंज हो गई। अगर पेरोक्साइड नहीं लेता तो रिएक्शन होती इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, आराम से ये Br माइनस यहाँ जुड़ता, H प्लस यहाँ जुड़ता, लेकिन पेरोक्साइड डाल दिया तो अब ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक नहीं रही, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये नहीं रहेगी, इस रिएक्शन की नेचर चेंज हो गई। इस रिएक्शन को हम नाम देंगे फ्री रेडिकल एडिशन। कौन सी रिएक्शन होगी ये, मुक्त मूलक योगात्मक, मतलब योग तो होगा, जुड़ेगा H और Br, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें ही नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल इसमें नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनेगा। तो मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि इस इफेक्ट को क्या कहते हैं। अगर पेरोक्साइड डाल दिया जाए तो इस इफेक्ट का नाम होगा पेरोक्साइड इफेक्ट। सिंपल सी बात है, पेरोक्साइड डाल रखा है, ये एक साइंटिस्ट खराश ने बताया था, इसलिए हम इसको खराश इफेक्ट भी कह देते हैं। खराश क्वेश्चन आ जाता है, खराश इफेक्ट क्या है, खराश प्रभाव क्या है, पेरोक्साइड प्रभाव क्या है। तो देखते हैं इसको। पेरोक्साइड की उपस्थिति में कि काम उल्टा क्यों हो गया, पेरोक्साइड इफेक्ट। मैंने इसमें एक एल्कीन ले ली, जैसे यही सिंपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, HBr डाल दिया और पेरोक्साइड डाल दिया। पेरोक्साइड की पहचान होती है कि 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़े, ये 2 ऑक्सीजन है और बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम कह देंगे कि ये पेरोक्साइड है। भाई एल्किल डाल रखा है इसमें, कार्बनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, एल्किल पेरोक्साइड हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एल्किल पेरोक्साइड मैंने ले लिया, HBr की रिएक्शन करवाई। अगर मैं ये नहीं डालता तब तो आराम से प्लस और माइनस बढ़ता और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल Br यहाँ जुड़ता और H यहाँ जुड़ जाता, काम पूरा हो जाता। लेकिन मैंने कहा पेरोक्साइड डाल दिया तो ये प्लस माइनस में नहीं बटेंगे भाई, यहाँ पर बनेंगे फ्री रेडिकल। यहाँ क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल, मतलब मुक्त मूलक, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम ही क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन, मुक्त मूलक योगात्मक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। क्या होगा, मार्कोनिकॉव्स रूल के अपोजिट करना है, ये Br यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट ये बन गया CH3CH2 Br। मैंने Br को यहाँ जोड़ा, H को यहाँ जोड़ा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और पेरोक्साइड नहीं लेते तो Br बीच वाले पे जुड़ता, 2 ब्रोमोप्रोपेन होता। लेकिन मैं बता रहा हूँ पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट की आप 3 बातें याद रखोगे। सबसे पहली, पेरोक्साइड इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा भाई, ये उपस्थिति बताना तो जरूरी होगा। दूसरी बात, पेरोक्साइड प्रभाव किस पर लागू होगा, केवल और केवल HBr पर, HCl, HI, HF इन पे लागू नहीं होता। मतलब मैं पेरोक्साइड ले लेता और यहाँ HBr की जगह में HF, HCl और HBr ले लेता तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ही काम होता। तो पेरोक्साइड इफेक्ट
केवल और केवल HBr पर ही अप्लाई होगा, लागू होगा। ऐसा क्यों, देखेंगे अभी। तीसरी बात, इसमें HBr का जो एडिशन है, जो योग है, वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट होगा। तो मैं बोल सकता हूं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होगा। मार्कोनिकॉफ नियम कहता था ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो उल्टा कर दो कि Br को यहां जोड़ना है, अभी यहां नहीं जोड़ना है, तो H इस जगह जुड़ गया। तीसरी बात क्या आ गई, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दोबारा सीख लो, परोक्साइड इफेक्ट प्रेजेंस किसकी होगी, परोक्साइड की। दूसरा, केवल और केवल HBr पे लागू होगा। और तीसरी बात, HBr का जो एडिशन होगा, जुड़ाव होगा, वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर Br बीच वाले पर ना जुड़कर यहाँ जुड़ गया और बन गया अपना 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर एक आध रिएक्शन में और बताता हूँ जिसमें आप इस रूल को फॉलो करोगे। मैंने ले लिया CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर भी मैंने HBr और परोक्साइड ले लिया भाई। ये लो, क्या बनेगा बताओ। परोक्साइड नहीं डालता तो Br जुड़ता यहाँ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन परोक्साइड ले लिया तो Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट ये बन गया। ये लो, अब मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। मुक्त मूलक योगात्मक फ्री रेडिकल एडिशन कैसे होता है। बस इतना याद रखना आपको कि मैंने जैसे एक एल्कीन ली और HBr डाला, परोक्साइड ले लिया था और प्रोडक्ट जो बना था वो ये बना था, ये वाला यहाँ जुड़ा था, इस कार्बन पे Br जुड़ा था। तो ये क्यों जुड़ रहा है देखते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन में ये जो HBr लिया है हमने, ये परोक्साइड से रिएक्शन करेगा। परोक्साइड जो है, इसका बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का, ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम पर चले गए, क्या बना, RO रेडिकल, RO रेडिकल, RO मुक्त मूलक बन गए। अब ये RO मुक्त मूलक HBr से जुड़ेगा, कैसे, ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी अपने अपने एटम पर चले गए और H इससे जुड़ गया और Br रेडिकल निकल गया। इन दोनों में से एक ले लेता हूं मैं, जैसे ये लो, क्या बना, RO रेडिकल H से जुड़ा, ROH और Br रेडिकल, ये लो, Br रेडिकल बन गया। अब ये जो Br रेडिकल बना हुआ है वो इस एल्कीन पर अटैक करेगा, तो मैंने ये प्रोपीन ले ली और Br रेडिकल अटैक करवाया। Br रेडिकल कहाँ जुड़ेगा, ये जो एक बॉन्ड है वो टूटेगा पहले, वही समान बंध विखंडन होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज, ये बॉन्ड टूटा तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब ये Br इससे भी जुड़ सकता है और इससे भी जुड़ सकता है। ये Br रेडिकल जो है वो इससे भी जुड़ सकता है और इससे भी जुड़ सकता है। मैं अगर इससे जोड़ूं तो क्या बनेगा, CH3 CH2 था, क्यों, ये Br का एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बीच में बॉन्ड बना लेंगे। ये लो, ये जो रेडिकल बना है वो कितने डिग्री है, मतलब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो कितने डिग्री कार्बन पर है, 2 कार्बन के बीच है, 2 डिग्री रेडिकल बन गया। और अगर मैं इसी Br का रेडिकल, ये जो Br रेडिकल है, इसी पर मैं अटैक करवाता और यहाँ जुड़ जाता इस जगह, तो क्या बनता, वो भी देख लेते हैं। CH3 यहाँ जुड़ता CHBr और ये ऐसा रह जाता, ये लो, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा ऐसा, और यहाँ जुड़ गया Br, तो ये बना 1 डिग्री फ्री रेडिकल, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री मुक्त मूलक बना। अब जो रेडिकल होते हैं अपने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उनमें स्टेबल कौन सा होता है, मोर स्टेबल होता है 3 डिग्री, उसके बाद है 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो 2 डिग्री जो रेडिकल बना हुआ है, मुक्त मूलक बना हुआ है, वो ज़्यादा स्थायी है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज़्यादा बनेगा। और अगर ये ज़्यादा बना है तो ये फिर आगे और रिएक्शन करेगा और इसका जो H है, ROH का जो H है वो यहाँ जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2 Br, वो वाला, ठीक है। तो यहाँ Br रेडिकल
डायरेक्ट अटैक करने के बजाय हम Br2 की रिएक्शन भी करवा सकते हैं। हम यहाँ Br2 की रिएक्शन भी करवा सकते हैं, लेकिन Br2 हमने रिएक्शन में लिया नहीं है, हमने लिया है HBr। तो आप Br2 ना लेकर Br रेडिकल ही लो। तो Br रेडिकल अटैक करेगा, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ पर भी कर सकता है। दो टाइप के रेडिकल बनेंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री, और 2 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा इसलिए ये बनेगा, और आगे फिर ROH इस पर अटैक करेगा तो H यहाँ जुड़ गया और बन गया प्रोडक्ट ये वाला CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? तो ये था एंटी मार्कोनिकॉव्स या मैं कहूँ खराश इफेक्ट, खराश प्रभाव। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मैंने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो 2 मेथड थे हेलो एल्केन बनाने के वो मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की मेथड और पढ़ेंगे। थैंक यू।